Good morning, student. Today we'll continue our chapter Energy Forms and Resources. Alternate sources of energy. In the previous video, we have discussed different types of energies. Now, what are the alternate sources for the energy? See, energy obtained from coal, petroleum. These are non-renewable sources of energy. Now we have to find out such source of energy which is renewable. Then alternate sources of energy. Our demand for energy are increasing every day due to progress in technology, and it is necessary to develop new technique for the efficient uses of energy sources and keep on researching for new sources of energy. हमारी जो एनर्जी की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज ही होते जा रही है, तो इसीलिए हमें क्या करना है कि ऐसे सोर्सेस ढूंढने हैं कि या फिर एनर्जी सोर्सेस को हमें क्या करना है, ढूंढते रहना है न्यू टेक्निक से या न्यू इन्वेंशंस करने हैं. तो फर्स्ट वन इज सोलार एनर्जी. इंडिया इज फॉर्चुनेट टू रिसीव सोलार एनर्जी फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर. बाय सोलार एनर्जी वी मीन द लाइट एंड हीट एनर्जी विच फॉल ऑन द अर्थ. Sun is a huge source of energy. Solar energy is very different from the conventional sources of energy. Electric energy can be generated by direct conversion of solar energy. सोलार एनर्जी एक हमारे देश के लिए क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ सोलार यानी सूरज जो है साल के बहुत महीने मैक्सिमम 11 मंथ तक तो हमें सूरज की रोशनी सूरज मिलता ही रहता है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. मीन्स इट इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी. और ये एक वेरी डिफरेंट है, ये बोल सकते हैं ये अलग सोर्स ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच वी हैव डिस्कस अर्लियर. इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. सोलार हीटिंग डिवाइसेस. द डिवाइसेस विच कैन स्टोर सोलार एनर्जी आर कॉल्ड सोलार हीटिंग डिवाइसेस. ऐसे सोलार डिवाइसेस है जो कि सोलार एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. टेक 2 conical flasks and paint one white and other black. फिल बोथ विथ वाटर. आपको कॉनिकल फ्लास्क लेना है, दोनों को क्या करना है, एक को वाइट पेंट करना है और दूसरे को ब्लैक पेंट करना है, और दोनों को पानी में उसमें पानी भर के रखना है. प्लेस द कॉनिकल फ्लास्क इन डायरेक्ट सनलाइट फॉर हाफ एन आवर टू 1 hour. आधे से 1 घंटे तक आपको उन कॉनिकल फ्लास्क को जो वाइट और पेंट ब्लैक किए हुए उनको धूप में रखना है. सूरज की रोशनी जहाँ आती है ऐसी जगह पे आप उसको रखोगे. Touch the conical flask. Which one is hotter? You could measure the temperature of water in 2 conical flasks with a thermometer. फिर आप उसको टच करोगे तो कौन सा फ्लास्क आपको ज़्यादा गर्म लगेगा, या इनफैक्ट आप थर्मोमीटर की मदद से पानी का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो. कैन यू थिंक ऑफ वेज इन विच these findings could be used in our daily life? सोलार कुकर. तो यही तो प्रिंसिपल है या यही एनर्जी है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं हमारी डेली लाइफ में. सोलार कुकर. सोलार कुकर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कुक फूड यूजिंग द रेडिएशन हीट एनर्जी ऑफ द सन. सोलार कुकर आप सब ने देखा भी होगा, या हमारी स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में ये मॉडल बनाया भी गया था. तो ये जो सोलार कुकर है इसमें क्या करते हैं, हीट के रेडिएशन सूरज की जो सन रेज आती है उनको यूटिलाइज किया जाता है और उससे खाना पकाया जाता है. सोलार कुकर बॉक्स इज मेड अप ऑफ वुड बॉक्स और सम अदर इंसुलेटिंग मटेरियल. द इनर बॉडी ऑफ अ सोलार कुकर इज पेंटेड ब्लैक. द फूड टू बी कुक इज पुट इनटू द मेटल प्लॉट whose outsides are painted black. Then the metal pots are put inside the solar cooker box which is covered using a glass sheet. All of you have seen this diagram of solar cooker. इसमें क्या क्या रहता है, तो एक वुडन बॉक्स लिया रहता है, उसको अंदर से ब्लैक पेंट करते हैं. यहाँ पे इसमें मेटल पॉट्स रखे हैं, मेटल बॉक्स है जिसमें आपको खाना पकाना है. यहाँ पे देखोगे तो नीचे का पूरा हिस्सा जो है पूरा ब्लैक है, और इन जो मेटल बॉक्सेस है इनको कवर किया जाता है एक ग्लास शीट से.
ताकि जितने भी रेज एब्सॉर्ब हो रहे हैं वो बाहर ना जा सके। और यहाँ पे लगा रहता है वुडन बॉक्स के अंदर साइड में रिफ्लेक्टिव मिरर, जो कि सूरज की रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, दिस रेज, सन रेज आर रिफ्लेक्टेड बाय दिस रिफ्लेक्टिव मिरर एंड दिस हीट इज, ये जो सन रेज है ये कहाँ जाते हैं, इस मेटल बॉक्स में या इस पेंटेड ब्लॉक जो वुडन बॉक्स है वहाँ पे डायरेक्ट होते हैं, जहाँ पे हीट जनरेट होती है। एंड दिस द हीट विच इज जनरेटेड, उसको बाहर ना जाने दे, इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे शीट लगा दिया है ग्लास का। Once the heat waves of the sun enter the box, the glass cover does not allow them to escape the box easily. And this way, maximum energy of heat waves is captured inside the box, due to which temperature of solar cooker box increases 100 to 140 डिग्री सेल्सियस in 2-3 hours. मतलब 2 से 3 घंटे में ही क्या हो जाता है, उस बॉक्स के अंदर इस यहाँ पे टेम्परेचर आपको मिलेगा 100 to 140 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इट इज़ यूज टू कुक edible foods like rice, pulses, vegetables inside the black pot। और वो जो मेटल के ब्लैक पॉट है, बाहर से पेंट ब्लैक किया हुआ है, तो उसमें खाना क्या हो जाता है, पक जाता है 2 से 3 घंटे में। सोलार सेल, इट इज़ ईजी टू सी दैट दीज डिवाइसेस आर यूजफुल ओनली एट सर्टन टाइम ड्यूरिंग द डे। दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलार एनर्जी इज ओवरकम बाय यूजिंग सोलार सेल। अब हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी हमें पूरे दिन रात तो नहीं मिलती है, 8-10 घंटे ही सूरज रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सोलार एनर्जी को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो इसके लिए एक सोलार सेल का ऑप्शन आया। सोलार सेल क्या करता है कि कन्वर्ट सोलार एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। टिपिकल सेल डेवलप अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 volt and can produce about 0.7 watt of electricity when exposed to the sun। एक छोटा सा सेल जो कि सोलार एनर्जी पे चलता है, वो सोलार एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें वोल्टेज डेवलप होता है 0.5 to 1 वोल्ट, और उसमें जो है 7 वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है व्हेन एक्सपोज टू द सन। लार्ज नंबर ऑफ सोलार सेल आर कंबाइंड इन एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलार सेल पैनल दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़। और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको यूज़ करना है, तो बहुत सारे सोलार सेल को आपको क्या करना पड़ेगा, एक सोलार पैनल मतलब एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जोड़ के रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल सके। The principal advantage associated with solar cell are that they have no moving part, require little maintenance। यहाँ पे देखो ये सोलार पैनल्स यू कैन इजीली सी, ये सारे सोलार सेल्स एक अरेंजमेंट किए हैं एक लाइन में। तो ये जो सोलार सेल्स है ये, इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, रिक्वायर लिटिल मेंटेनेंस, इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम है, वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरली विदाउट यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस। और इसके मतलब इसको मेंटेनेंस का कॉस्ट भी कुछ नहीं लगता है, बहुत कम आता है या नहीं आता है। Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible areas or very sparsely inhabited areas in which laying of power transmission line may be expensive and not commercially viable। ये सोलार सेल आप कहीं पे भी लगा सकते हो, ऐसी रिमोट एरिया में, पहाड़ी इलाके में जहाँ पे बिजली की तारें नहीं पहुँच सकती, या वहाँ तक बिजली की तार ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस को बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो ऐसी जगह पे आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। सिलिकॉन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग सोलार सेल इज़ abundant in nature but availability of special grade silicon for making solar cell is limited। हमारे यहाँ सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें नेचर में मिलता है, बट जो सिलिकॉन हमें सोलार सेल बनाने के लिए चाहिए, उसका वो जो अवेलेबल है नेचर में, उसका जो सोर्स है वो थोड़ा कम है, लिमिटेड है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। और ये पूरा इसी की वजह से ये जो प्रोसेस पूरा बनता है सोलार पैनल सेल्स या सोलार पैनल्स, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल इन द पैनल फर्दर ऐड टू द कॉस्ट। और ये जो आपके सेल्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए दे आर यूजिंग सिल्वर विच इज़ वेरी कॉस्टली अगेन। इन स्पाइट ऑफ द हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी, सोलार सेल्स आर यूज फॉर मेनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा है और एफिशिएंसी देखो तो कम है, उसके बावजूद भी बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो है इसी सोलार पैनल से बने हुए हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स
like Mars orbiters use solar cell as the main source of energy. जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है या स्पेस प्रोब्स है जो लॉन्च करते हैं स्पेस में, तो इसमें क्या होता है, सोलार सेल यूज़ करते हैं एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम और टीवी रिले स्टेशन इन रिमोट लोकेशन यूज सोलार सेल पैनल. वायरलेस ट्रांसमिशन जहाँ पे होता है या टीवी जो आप घर में देखते हो, तो वो रिले स्टेशन में जो यूज़ किए जाते हैं वो सारे कौन से हैं, सोलार पैनल से यूज़ किए जाते हैं. ट्रैफिक सिग्नल, देन कैलकुलेटर, मेनी टॉयज आर फिटेड विथ सोलार सेल. बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं, कैलकुलेटर है, ट्रैफिक सिग्नल्स है जहाँ पे सोलार पैनल्स या सोलार सेल का यूज़ होता है. The solar cell panels are mounted on specially designed inclined rooftop so that more solar energy is incident over it. आजकल तो बहुत सारे घरों में आप देखोगे तो छतों पे ये जो सोलार सेल का पैनल आपको माउंट किया हुआ दिखेगा, रूफ टॉप पे, छत पे. तो जिसकी वजह से क्या होता है, घर में बिजली भी आप उससे ला सकते हो. एंड द डोमेस्टिक यूज़ ऑफ सोलार सेल लिमिटेड ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट. बट इसको इंस्टॉल करने में आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं. एनर्जी फ्रॉम सी. नेक्स्ट अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनर्जी फ्रॉम सी. एनर्जी फ्रॉम सी कैन बी ऑब्टेन इन 3 फॉर्म. फर्स्ट इज टाइडल एनर्जी, सेकेंड इज वेव एनर्जी, थर्ड वन इज ओशन थर्मल एनर्जी. सी से हमें एनर्जी मिल सकती है जिसका कन्वर्शन हम इलेक्ट्रिसिटी में कर सकते हैं या उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो वो एनर्जी हमें सी से मिलती है, वो 3 फॉर्म में मिलती है. टाइडल एनर्जी, दूसरा वेव एनर्जी एंड थर्ड वन इज ओशन थर्मल एनर्जी. नाउ टाइडल एनर्जी. ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मेनली मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेस एंड फॉल्स. ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आपने देखा होगा हाई टाइड और लो टाइड्स आते हैं. तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस इन सी लेवल, मतलब उस समय सी लेवल में डिफरेंस आता है और वो जो एनर्जी देते हैं दैट एनर्जी वी कॉल टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी. टाइडल एनर्जी को हमें यदि यूज़ करना है तो उसके लिए हमें जहाँ पे सी का नैरो ओपनिंग होगा, बहुत छोटा ओपनिंग होगा, वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. टरबाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम कन्वर्ट टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी. और वहाँ पे टरबाइन फिक्स करना पड़ेगा. जैसे हाई टाइड आएगा तो पानी क्या हो जाएगा, डैम में आएगा, टरबाइन रोटेट होगा, और लो टाइड में पानी वापस जाएगा, वापस टरबाइन रोटेट होगा. इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. Next is wave energy. Similarly, the kinetic energy possessed by huge waves near the seashore. समुंदर के किनारे पे आपने देखा होगा बहुत सारे वेव्स आते हैं, बहुत लहरें समुंदर की उठती है, बड़ी बड़ी लहरें. तो इसको यदि हम ट्रैप कर लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. द वेव्स आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी. और ये जो वेव्स है ये क्यों आती है, हवा जब आती है, तेज बहती है, तब वो समुंदर में लहरें उठती हैं. नेक्स्ट वन इज ओशन थर्मल एनर्जी. द वाटर एट द सर्फेस ऑफ द सी और ओशन इज हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड. हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से क्या होता है, पानी जो है ऊपर की लेवल का गर्म होने लगता है, बट नीचे का जो पानी का लेवल है या पानी नीचे का पानी ठंडा है एज कम्पेयर टू द अपर लेवल ऑफ वाटर और अपर सरफेस. This difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conversion plant. और यही एनर्जी जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसी को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, और उसी को बोला जाता है ओशन थर्मल एनर्जी. थर्मल का मतलब होता है हीट. तो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट हम उसको यूज़ कर सकते हैं प्लांट सेटअप करके. Then geothermal energy. Due to geological changes, molten rock form in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward, trapped in certain region called hot spots. When underground water comes in contact with hot spots, steam is generated. Sometimes hot water from that region finds
outlet at the surface. Such outlets are known as hot spring. Sometimes the steam gas trap in rock and its pressure increases. The steam is routed through a pipe to a turbine. The turbine spins and activates a generator and produce electricity. हम देखते हैं जियोथर्मल मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में या अर्थ क्रस्ट में बहुत बार हम ऐसे देखते हैं कि कहीं हॉट स्प्रिंग्स है, मतलब गर्म पानी का स्प्रिंग है जहाँ से गर्म पानी आते रहता है। तो कई जगह पे ऐसा हो जाता है जब नीचे में, जैसे हमारा अर्थ क्रस्ट, हम अर्थ को डिवाइड किए इन पार्ट में, क्रस्ट, मैंटल और कोर में। तो जैसे ही हम नीचे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि रॉक जो है हमें मोल्टन फॉर्म में मिलते हैं, जिसको हम लावा बोलते हैं। तो ये मूव होते रहते हैं, और जब ये मूव होते रहते हैं, इतने गर्म है, तो उससे जो भाप आती है उस भाप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे टरबाइन को रोटेट करने के लिए। अब वो ज़मीन के नीचे है, बट वो अपना आउटलेट ढूंढ लेता है, और छोटे छोटे हॉट स्प्रिंग या जहाँ से स्टीम आती है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स में हमें बहुत सारी जगह ऐसे मिलेंगे हॉट स्प्रिंग के। वैसे ही जहाँ से कंटिन्यू गैस पास होती है, ऐसे भी होल्स हमें मिलेंगे। तो वहाँ उस जो भी गैस वहाँ से या स्टीम आ रही है, उस स्टीम को यदि हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं हमारे टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच, बट देयर आर फ्यू कमर्शियली वायबल साइट वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड। उसको प्लांट को सेटअप करने के लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, बट जहाँ से कंटिन्यूस स्टीम आती रहती है, ऐसी जगह बहुत मतलब कम है। There are number of power plant based on geothermal energy operational in New Zealand and United States of America. इंडिया में तो जियोथर्मल एनर्जी प्लांट नहीं है, बट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह पे आपको ये जियोथर्मल एनर्जी प्लांट देखने को मिलेंगे। Nuclear energy. We have already learned that the nucleus of an atom consists of neutron, proton and electron are orbit around the nucleus. हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड मूव होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन। ये तो स्ट्रक्चर हो गया एटम का। नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट न्यूक्लियस इनसाइड द एटम आर ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी। जो न्यूक्लियस है एटम का सेंट्रल पार्ट, उसमें क्या है, वो एक ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे साइंटिस्ट का मानना है। और उस एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कुड बी ऑब्टेन यूजिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। न्यूक्लियर एनर्जी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए दो रिएक्शंस दिए हैं, एक है न्यूक्लियर फिशन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। फिशन का मतलब होता है ब्रेकिंग और फ्यूजन का मतलब होता है यूनियन। नाउ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन इज अ रिएक्शन द न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम, न्यूक्लियस जिनके ऐसे एटम जिनके न्यूक्लियस जो है बहुत हेवी है, जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, व्हेन बम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन, इनके ऊपर लो एनर्जी न्यूट्रॉन को हम बम्बार्ड करते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस स्प्लिट अप होते हैं इनटू लाइटर न्यूक्लिया। मतलब एक बड़ा सा जो आपका एटम न्यूक्लिया है वो ब्रेक हो जाता है दो में। If the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual product after bombardment, a huge quantity of energy is released. और जब ये टूटते हैं, जब ये ब्रेकिंग होता है एटम के न्यूक्लियस का, तब एनर्जी रिलीज होती है और उसको बोला जाता है न्यूक्लियर फिशन। द फिशन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसेस 10 मिलियन टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल। मतलब एक कोल का एटम बर्न करोगे आप, या तो उतना कितना एनर्जी मिलेगा, उसके 10 मिलियन टाइम्स एनर्जी हमें मिलती है जब यूरेनियम का एटम ब्रेक होता है। In a nuclear reactor designed for electric power generation, such nuclear fuel can be a part of self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate. The released energy can be used to produce steam and further generate electricity. तो ये जो आपका एनर्जी यूज़ होता है, मतलब वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ होता है, तो उसी को न्यूक्लियर रिएक्टर पावर स्टेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको फ्यूल के बेसिस पे भी, एज अ फ्यूल भी हम उसको यूज़ करते हैं। Then chain reaction. When 92 uranium 235, atomic number 92, atomic mass number 235 is bombarded by slowly moving neutron.
मतलब यूरेनियम के न्यूक्लियस को, जिसका एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235 है, इसके ऊपर कोई एक न्यूट्रॉन आके गिरता है या हम बम्बार्ड करते हैं, तो ईच यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट एंड गिव राइज टू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड 3 न्यूट्रॉन्स। जब एक बार इसमें बम्बार्डमेंट होता है, ये आपका टारगेट न्यूक्लियस है, ये न्यूट्रॉन इसके ऊपर बम्बार्ड हुआ, मतलब ये क्या हो गया, दो हिस्सों में बढ़ गया, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं दो पार्ट, और इसमें से हमें और न्यूट्रॉन भी मिलते हैं 3, और एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा होती है। फिशन चेन इज इनिशिएटेड विच वन स्टार्टेड कंटिन्यूस टिल ऑल द यूरेनियम न्यूक्लिया हैव अंडरगोन फिशन। अब होता क्या है, ये जो न्यूट्रॉन है ये वापस इसके ऊपर बम्बार्ड होगा, इसमें से फिर 2 न्यूक्लिया निकलेंगे, इसमें से और 2 न्यूक्लिया निकलेंगे, मतलब टोटल आपको जो फिशन प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ पे इसके 2 और इसके 2 4, और न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे, एक में से 3 है। तो इस तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी वहाँ पे बढ़ते जाएंगे, और वो न्यूट्रॉन किसके ऊपर बम्बार्ड होते जाएंगे, न्यूक्लिया पे। मीन्स वंस यू स्टार्टेड द रिएक्शन, उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ये अपने आप ये प्रोसेस होते रहता है। इसको बोला जाता है चेन रिएक्शन। ये अपने आप संकलित बनते जाती है, मतलब वो न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड होते जाते हैं और वो जो आपका न्यूक्लियस यूरेनियम का एटम है वो टूटते जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ फिजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरा होता है कंट्रोल चेन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन व्हेन यूरेनियम 235 bombarded by slowly moving neutron, it result in formation of 3 neutron. Each of these 3 neutron can again cause the fission of more uranium 235 nuclei and produce more neutron. This fission process proceeds at a very fast rate and the atoms of the entire sample undergo fission in a very short time, and huge amount of energy is released in this reaction and result in a huge explosion. This रिएक्शन इज यूज इन न्यूक्लियर बॉम्ब। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन जिसको हम वंस वी स्टार्टेड, हम उसको स्टार्ट कर दिए कि उसके बाद हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है और हर बार न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं तो न्यूक्लियस एटम जो है यूरेनियम का वो दो हिस्सों में टूटते जाता है और 3 न्यूट्रॉन हर बार उस रिएक्शन में रिलीज़ होते जाते हैं। तो उसकी वजह से एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ होती है और क्या होता है फाइनली कि एक एक्सप्लोजन होता है। इसीलिए ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन यूज़ होती है न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ किए गए थे फर्स्ट टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ने डाले थे जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी के सिटी पे। तो वहाँ पे क्या हो गया था कि वो पूरी की पूरी सिटी क्या बोल सकते हैं एशेस में टर्न हो गई थी। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो होते हैं ये बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं एंड वंस आपने उस रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है तो आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। Control chain reaction. Nuclear energy is also used for constructive purpose to obtain control amount of energy. Artificial means are used to ensure that only one out of the 3 neutrons produced can further carry out fission reaction. कंट्रोल चेन रिएक्शन मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्या करते हैं इसमें, आर्टिफिशियल मीन्स यूज टू एंश्योर दैट ओनली 1 आउट ऑफ द 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कैन फर्दर कैरी आउट फिशन रिएक्शन। इसमें जो 3 न्यूट्रॉन वहाँ पे रिलीज हो रहे हैं उसमें से इस तरह से सेटअप किया जाता है कि सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन जो है वो उस यूरेनियम के एटम पे बम्बार्ड हो, जो भी नया न्यूक्लियर फॉर्म हुआ है उसके ऊपर, बचे हुए 2 नहीं होंगे। तो इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। द रेट ऑफ न्यूक्लियर फिशन रिमेन कांस्टेंट एंड द रिएक्शन इज स्लो डाउन। तो इसी वजह से उसका जो रेट है न्यूक्लियर फिशन का वो कांस्टेंट हो जाएगा और रिएक्शन रेट डेफिनेटली फिर उसकी वजह से स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर मेक यूज़ ऑफ कंट्रोल फिशन रिएक्शन फॉर एनर्जी प्रोडक्ट। तो ये न्यूक्लियर फिशन कंट्रोल चेन रिएक्शन यूज़ की जाती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। वन मेजर हजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज फ्यूल्स। बट इसमें एक मेजर प्रॉब्लम हमें जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन में जो स्टोरेज और डिस्पोजल है
उसका डिस्पोजल कैसे करें। यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो बचा हुआ यूरेनियम है उसको आप कैसे डिस्पोज करोगे, क्योंकि वो क्या करता है, रेडिएशंस वहाँ पे जहाँ पे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहाँ से रेडिएशंस आते रहते हैं और वो रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होते हैं ऑल लिविंग बींग्स के लिए। Improper nuclear waste storage and disposal result in environment contamination. Further, there is a risk of accidental leakage of nuclear radiation. The high cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination, and limited availability of uranium makes large-scale use of nuclear energy prohibitive. होता क्या है, ये न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट सेटअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है, तो पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। उसके अलावा ये हज़ारडस भी हो सकता है, इसमें से थोड़े से भी रेडिएशन का लीकेज हो जाए तो आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो उससे बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाएगा। इसलिए आपने कभी देखा होगा तो जापान में ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बट वो इतनी ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत बहुत किलोमीटर तक, बहुत दूर तक कोई लोग नहीं रहते हैं। एक बार वहाँ पे भी क्या हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से वो रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो गए थे, तो वो प्लांट बंद कर दिया गया। फिर भी वो बहुत दिनों तक रिएक्शन चालू रहा था। न्यूक्लियर फ्यूज़न, करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। जो भी आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिशन ही रिएक्शन यूज़ किया जाता है, बट देयर इज एन अदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय सेफर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन की जगह यदि हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ रहेगा। फ्यूजन मीन्स जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियर टू मेक अ हेवियर न्यूक्लियस, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप्स टू क्रिएट हेलियम। दो न्यूक्लियस को ज्वाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करना, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। दो न्यूक्लियस को फ्यूज़ करके बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म करना, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आइसोटोप्स, जिसको हेलियम उससे क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे देखो ये ड्यूटेरियम आइसोटोप है, ट्रिटियम 1 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इसमें ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को क्या किया है, फ्यूज़ किया है और उससे हमें बड़ा न्यूक्लियस मिला जो है हेलियम न्यूक्लियस। 1s2 means 2 deuterium combined to form 2 helium nuclei with the release of energy। मतलब ये दो फ्यूज़ होते हैं तब भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। It releases a tremendous amount of energy and according to Einstein equation, as the mass of the product is little less than sum of the mass of the original individual nuclei, such nuclear fusion reactions are the source of energy in the sun and other stars। जब इनका फ्यूज़न होता है न्यूक्लियस का, उस समय भी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो हमें बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब ये जो दो न्यूक्लिया है, कौन से ड्यूटेरियम, दो ड्यूटेरियम को हमने कंबाइन किया, द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लिटिल लेस। हेलियम न्यूक्लिया जो हमें मिला है बड़ा वाला, दैट इज अवर प्रोडक्ट, उसका मास बहुत मतलब लिटिल लेस देन द मास ऑफ दिस 2 ड्यूटेरियम वी हैव यूज 1s2 उस न्यूक्लियस के मास से थोड़ा ही कम रहता है। सच न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार। तो यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस जो है उसी की वजह से सन से हमें एनर्जी मिलती है या स्टार में ये रिएक्शंस होते रहते हैं। इट टेक कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर टू फ्यूज। न्यूक्लिया को फ्यूजन होने के लिए भी एनर्जी क्या करती है, बहुत ज़्यादा लगती है। द कंडीशन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर। और ये सब रिएक्शंस करने के लिए जो टेम्परेचर रखता है वो बहुत बहुत हाई रहता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता है। बेनिफिट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, दिस इज़ अबाउट अवर न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह से हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। Now, what are the benefits of this nuclear energy? A small amount of uranium-235 can produce huge quantity of energy. The reaction does not require oxygen. एक छोटा सा यूरेनियम जो है वो भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, द रिएक्शन प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस विच कैन
कॉज ग्रेट हार्म। जैसे पहले ही डिस्कस किया है कि उसमें जो रेडिएशंस आते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो दे आर वेरी हैजार्डस। नेक्स्ट इज क्रेडा। क्रेडा स्टैंड्स फॉर Chhattisgarh State Renewable Energy Development Agency, and this is an enterprise under the Department of Energy of Chhattisgarh government. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो ऊर्जा का एक विभाग है, वहाँ पे ये क्रेडा जो है एक एजेंसी डेवलप की गई है या एक एजेंसी है। इसके ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है? क्रेडा फॉर्म, ये जो एजेंसी डेवलप की है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये एजेंसी बनाई गई है, एंटरप्राइज बनाया गया है? टू कंजर्व एनर्जी। पहला तो है कि एनर्जी को आप सेव करो। दिस मीन्स टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी सोर्स एंड सेव एनर्जी। तो जो भी आप एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो और एनर्जी को सेव करो। सेकेंड, टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू डिक्रीज द डिपेंडेंसी ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करो। जैसे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, इसका मैक्सिमम यूज़ करो ताकि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि अभी थोड़े ही समय में ख़त्म होने वाले हैं तो उनका यूज़ आप मिनिमम करो। सिंस द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, therefore CREDA works to motivate people towards using these energy sources such as solar energy, wind energy and biomass energy। और इसके अलावा और एक बेनिफिट है कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज से हमें एनर्जी मिल रही है ये टोटली पोल्यूशन फ्री है। इसलिए क्रेडा जो एंटरप्राइज है ये लोगों को मोटिवेट करती है कि आप मैक्सिमम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को ही यूज़ करें। The working model of conventional sources of energy, for example, hydel power, wind power, solar energy power, solar car, solar hut, solar boat, and biogas plant are displayed for demonstration purpose at Chhattisgarh Energy Education Park, Raipur, managed by CREDA। जो सौर ऊर्जा पार्क या ऊर्जा पार्क आपने देखा होगा रायपुर का, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए हैं। हाइडल, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइडल एनर्जी यूज़ की जाती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, सोलार एनर्जी, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, सोलार कार, सोलार हट या बोट आपने देखा होगा जिसमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। In daily life, we should take care of the following point to ensure proper utilization of energy. People should be encouraged to use non-conventional sources of energy। इसलिए हम लोगों को मोटिवेट करते रहे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। प्रेशर कुकर शुड बी यूज फॉर कुकिंग फूड, इसलिए खाना जल्दी पके और एनर्जी कम लगे, इसलिए हम लोग खाना जो है प्रेशर कुकर में पकाए। अप्लायंसेज विच कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग सोलर एनर्जी लाइक सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर पैनल शुड बी यूज। और जो सोलर एनर्जी पे चलने वाले अप्लायंसेस हैं उसको हम मैक्सिमम यूज़ करें। बायोगैस एज अ फ्यूल शुड बी प्रमोटेड इन रूरल एरियाज़। और बायोगैस का फ्यूल जो कि रूरल एरिया में आपको काउडंग या काउडंग सरी आसानी से मिल जाती है, तो उससे आप बायोगैस प्लांट सेटअप करके उसी को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करने के लिए रूरल एरियाज़, गांव के लोगों को मोटिवेट कर सकते हो या उनको हेल्प कर सकते हो बायोगैस प्लांट सेटअप करने में। टू सेव वैल्यूएबल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, साइकिल शुड बी यूज टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस। और पेट्रोल का मिनिमम यूज़ करने के लिए थोड़ी दूरी पे जाना है तो हम लोग साइकिल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों को मोटिवेट करें और हम हमारे डेली रूटीन में भी एक आदत डालें कि जिसकी वजह से हम एनर्जी का मिनिमम यूज़ करें। रीड द चैप्टर। थैंक यू।